दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संथाल विद्रोह। ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 भारत का प्रथम संगठित जनजातीय संग्राम। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध एक सशक्त निर्णायक आंदोलन का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इसका परिचय। दामन-ए-कोह की धरती पर विद्रोह की ज्वाला। ठीक है। तो परिचय में हम लोग समय, स्थान, नेतृत्व और स्वरूप का वर्णन करेंगे। ठीक है। परिचय में तो समय देखिए तो 1855-56 ईस्वी में। स्थान दामन-ए-कोह भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक जो फैला यह क्षेत्र है, तो इस स्थान से संबंधित है। नेतृत्व में देखिए तो 4 भाइयों के नेतृत्व में सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव, और इनकी बहनें भी थी, एक फूलो और झानो मुर्मू। ठीक है। ये मुर्मू भाई एवं बहन थे जिन्होंने नेतृत्व किया इस पूरे आंदोलन का। स्वरूप देखें तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ प्रथम संगठित, आक्रामक और हिंसक जनजातीय आंदोलन था। विद्रोह का उद्देश्य कहें तो न्याय एवं धर्म पर आधारित एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। तो इनका उद्देश्य क्या था? संथाल क्षेत्र से ब्रिटिश प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करना। दूसरा है दिकू, यानी कि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को भगाना और विदेशी शासन का अंत करना। तीसरा यहां लिखा है कि न्याय एवं धर्म पर आधारित एक स्वतंत्र संथाल राज्य की स्थापना करना। और चौथा, संथालों के पारंपरिक वन अधिकारों और आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब हम लोग कारण देख लेते हैं। तो कारण में क्या है? पहला, जमींदारी प्रथा और दिकुओं का आगमन। ये समझे, जमींदारी प्रथा और दिकुओं का आगमन। तो इसके वजह से क्या हुआ कि भू राजस्व नीतियां, 1793 की जमींदारी प्रथा ने सामूहिक लगान व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग कर लगाया। ठीक है। दूसरा कारण था अत्याधिक कर। करों में लगभग तिगुनी वृद्धि कर दी गई, जो संथाल कृषकों की क्षमता से परे थी। तीसरा, दिकू यानी कि बाहरी लोग। मैदानी इलाकों से आए बाहरी लोगों ने कृषि, लगान वसूली और वानिकी पर नियंत्रण कर लिया, जिससे संथाल अपने ही क्षेत्र में हाशिए पर चले गए। और चौथा देखें तो संसाधनों पर प्रतिबंध। जंगली भूमि, वन संसाधनों और सामूहिक चारागाहों के उपयोग पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ये पहले कारण के रूप में हम लोग इन सभी को देखते हैं, जिसमें कि जमींदारी प्रथा और दिकुओं का आगमन। कारण दूसरा में देखें तो ऋण का दुष्चक्र और साहूकारों का कपट। ठीक है। इसमें देखें तो विवशता की स्थिति पैदा कर दी गई। दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण संथाल साहूकारों और महाजनों से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने को विवश हो गए। ठीक है। कपटपूर्ण व्यवहार। महाजनों ने न केवल ब्याज पर ब्याज वसूला, बल्कि ऋण खातों में भी भारी गड़बड़ी की। तीसरा देखें तो भूमि पर कब्जा। ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर साहूकारों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और उनकी बेटियों का भी शोषण किया। ठीक है। और न्याय से वंचित। पुलिस और न्यायालय की महाजनों से मिली भगत थी, जिससे संथालों को यह महसूस हुआ कि ये औपनिवेशिक शोषण के ही उपकरण है। ठीक है। तो दूसरा कारण ये था। कारण 3 में देखें तो राजनीतिक और धार्मिक अस्मिता पर प्रहार। राजनीतिक में देखें, राजनीतिक अस्मिता पर प्रहार किस प्रकार से था? तो उनकी जो परंपरागत ढांचा है उसको अंत कर दिया गया। उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था जो परहा पंचायत के नाम से जानी जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया, जिससे उनके सरदार जो है वो शक्तिहीन हो गए। और नई व्यवस्था का विरोध। संथाल अपनी पुरानी व्यवस्था की बहाली चाहते थे, जिसमें उनके अधिकार सुरक्षित थे। सामाजिक धार्मिक कारण में देखें तो ईसाई मिशनरियां। ठीक है। ईसाई मिशनरियों के आक्रामक धार्मिक प्रचार ने उनकी पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया। अब इसमें तात्कालिक कारण हम लोग देखते हैं। दरोगा हत्याकांड ने चिंगारी का काम किया।
मामूली चोरी से शुरुआत हुआ, ये जो है किस प्रकार से विद्रोह का रूप धारण कर लिया। मामूली चोरी के मामले में स्थानीय साहूकार ने दरोगा की मदद से कुछ संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। इससे इसके प्रतिरोध में संथालों ने एकजुट होकर उस दरोगा की हत्या कर दी। ठीक है, और विद्रोह का आरंभ देखे हो गया। यह घटना तनाव को चरम पर ले गई और इसने एक व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया, जिसने पहले से जमा असंतोष रूपी बारूद में आग लगा दी। ठीक है, अब हम लोग देखें कि विद्रोह का जो प्रसार है वो किस प्रकार से हुआ। तो ये देखें, विदेशियों का राज समाप्त करो। तो प्रमुख घटनाक्रम में देखें तो 30 जून 1855 में भागीरथी में 400 गांवों के लगभग 6000 संथाल जो है एकत्र हुए और विद्रोह का निर्णय लिया। विद्रोहियों की संख्या देखें तो 60,000 तक पहुंच गई। लक्ष्य क्या था? उन्होंने महाजनों, जमींदारों, पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और डाक गाड़ियों पर हमला किया। ठीक है, प्रतीकात्मक कार्यवाही में देखें तो उन्होंने साहूकारों के ऋण दस्तावेजों को जला दिया जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि भगनीडीह में 400 गांव के लगभग 400 गांवों के 6000 संथालों ने विद्रोह किया और विद्रोहियों की संख्या शीघ्र ही 60,000 तक पहुंच गई। ठीक है, उनका लक्ष्य क्या था? तो महाजनों, जमींदारों, पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और डाक गाड़ियों पर हमला करना। ठीक है, और क्रूर दमन किया गया किस प्रकार से, तो ये भी आप देखें। तो चूंकि संथालों के पास जो है परंपरागत हथियार थे और अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक शस्त्र थे, तो इसके क्या ये आपस की लड़ाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पारंपरिक हथियार जो है वो आधुनिक हथियार के सामने टिक पाएंगे। तो सेना का प्रयोग किया गया। विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना के 10 टुकड़ियां भेजी गई, जिसे संथालों ने प्रारंभ में परास्त कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ देखे तो क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और निर्णायक दमन में देखे तो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया और इसमें देखे लगभग 15,000 संथाल मारे गए। ठीक है, और 1855 में सिद्धू को पकड़ा और मार डाला। बाद में कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये क्रूर दमन संथाल विद्रोह का हो गया। विद्रोह की प्रकृति को देखें तो एक क्या था यह, तो इसकी प्रकृति आक्रामक और संगठित थी। यह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ सबसे आक्रामक, संगठित और हिंसक विद्रोह था। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि मसीहावादी दृष्टिकोण देखने को मिलती है। आंदोलन में एक मसीहावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है जहां नेताओं को दैवीय समर्थन प्राप्त माना जाता था। ठीक है, प्रकृति में देखें कि स्थानीय लेकिन राष्ट्रव्यापी महत्व। ठीक है, यद्यपि स्थानीय था पर इसके उद्देश्यों और युद्ध तकनीक जैसे देखिए गोरिल्ला पद्धति का महत्व जो है वो राष्ट्रव्यापी था और इसमें स्वदेशी की भावना जो है थी। स्थानीय शासन स्थापित करने के उद्देश्य से यह प्रेरित था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्रोह की जो प्रकृति है वो आक्रामक और संगठित थी। मसीहावादी दृष्टिकोण देखने को मिला। स्थानीय लेकिन राष्ट्रव्यापी महत्व था इसका और स्वदेशी की भावना इससे प्रेरित थी। अब इसका परिणाम हम लोग देखें तो कोई परिणाम जो है व्यर्थ नहीं जाता, माने कोई विद्रोह जो है उसका परिणाम व्यर्थ नहीं होता है। तो इस आंदोलन के साथ भी ऐसा ही था। तो तत्कालीन जो प्रशासनिक बदलाव हुए उसमें देखे कि संथाल परगना जिले का गठन किया गया। भागलपुर और वीरभूम के कुछ हिस्सों को अलग करके नया नॉन रेगुलेशन जिला संथाल परगना जो है बनाया गया। विशेष कानून में देखे तो इस जिले में सामान्य कानून लागू नहीं होते थे, जिससे संथालों को विशेष प्रशासनिक सुरक्षा मिली। ग्राम प्रधानों को अधिकार दिया गया, जो उनकी परहा पंचायत व्यवस्था थी उसको जो है बहाल किया गया। ग्राम प्रधानों को पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए, जिससे उनके पारंपरिक जो शासन है और उसको मान्यता मिली। अस्थाई विरासत यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876, ठीक है, इसी के संदर्भ में आया।
तो भूमि संबंधी सुरक्षा प्राप्त हुई, संथालियों को उनकी भूमि पर कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, जिससे बाहरी लोगों द्वारा भूमि पर कब्जा करना मुश्किल हो गया। फिर उनकी जो माझी व्यवस्था थी उसको बहाल किया गया। संथालों की पारंपरिक माझी ग्राम शासन व्यवस्था को कानूनी रूप से बहाल किया गया। सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा, इस अधिनियम ने संथालों के सामाजिक आर्थिक हितों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था। इसका मूल्यांकन हम करें तो भविष्य के आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। ठीक है, संथाल विद्रोह ने अगर देखें क्रमागत ढंग से तो 1857 का विद्रोह, ठीक है, फिर मुंडा विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन और कई सारे आंदोलन के प्रेरणा स्रोत के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो इस विद्रोह के बाद के आंदोलनों जैसे मुंडा विद्रोह 1895 1900 के आसपास का, ताना भगत आंदोलन 1914 से 19 के बीच हुआ जो आंदोलन, और 1857 के विद्रोह को भी इससे प्रेरणा मिली। दूसरा है कि आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, सरकार द्वारा दी गई रियायतों से जनजातियों में आत्मविश्वास बढ़ा। ठीक है, कि संगठित विद्रोह में से बदलाव संभव हो सकता है। ठीक है, और जनजातीय एकता को बल मिला। सामाजिक और पंचायत व्यवस्था की बहाली से जनजातीय एकता में वृद्धि हुई और भविष्य के विद्रोह में उनकी भागीदारी जो है बढ़ी। तो ऐतिहासिक इसका महत्व देखिए, भारत की प्रथम जन क्रांति, यह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो संथाल विद्रोह अपनी वीरता, शोषण के विरुद्ध लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य के कारण क्षेत्रीय सीमा से निकलकर राष्ट्रीय महत्व का विद्रोह बना। इसका प्रभाव आगामी जनजातीय विद्रोहों और राष्ट्रीय आंदोलनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अगर संथाल विद्रोह को एक दृष्टि में देखें तो कारण में हम लोग क्या देखते हैं, जमींदारी प्रथा, अत्याधिक कर, दीकू का हस्तक्षेप, परहा पंचायत का अंत, साहूकारों का शोषण, मिशनरियों का प्रभाव, ये सभी कारण है। ठीक है, स्वरूप देखें तो इस संगठित था, हिंसक, आक्रामक, स्वराज की भावना, मसीहावादी दृष्टिकोण इसका स्वरूप। दमन देखें तो मार्शल लॉ लागू करके, सेना का प्रयोग करके 15,000 संथाल मारे गए, सिद्धू कान्हू की शहादत, ये सभी दमन के रूप में सामने आया। और परिणाम महत्व देखें तो संथाल परगना जिले का गठन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876, माझी व्यवस्था की बहाली, भविष्य के आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी और इस क्रांति ने कई आंदोलनों को प्रेरित किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर के रूप में जानी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।